गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जीता इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। एक्चुअली में ये क्लास तो इस समय पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर की रहती है, लाइव बैच रहता है, लेकिन आज इस क्लास में स्क्रीनिंग का एक टेस्ट पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 45 क्वेश्चन है, हर सेक्शन को टच किया गया है। इसमें करंट अफेयर भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, पेडागोजी, है ना, रीजनिंग वगैरह। तो बहुत ही सावधानी के साथ प्रश्नों को पढ़ना है आपको और सहयोग करना है। काफी प्रैक्टिस सेट आपको डिस्कस करा दिए गए। मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन लिया है आपके साथ। जो क्लास में पढ़ाया उससे अलग कोई भी यहां पर क्वेश्चन नहीं डाला गया। तो काफी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, सभी का धन्यवाद। अब क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बहुत ही कूल होकर पढ़िए और आंसर दीजिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रोमांसिंग विद लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी के शीर्षक कौन है? यानी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा किसने लिखी है? प्रियंका बिंजोला जी, भोलेनाथ शिवशंकर, पूजा जोशी, काफी लोग जुड़ चुके हैं, शीला राणा, काव्या बिष्ट। तो अब तक बातें हो चुकी हैं, अब बिल्कुल ट्रैक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको क्या इसका आंसर लग रहा है? क्या आंसर लग रहा है? पहले का डी लग रहा है, अनुपम खेर। शीला राणा को पहले का 1 लग रहा है। सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। चलो मैं बता दूं। देखिए 2007 में प्रकाशित हुई थी देवानंद। कब प्रकाशित हुई है? 2007 में हो रही है। इसका आंसर है। यहां पर दिया गया है किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं कि जो यूरोपियन है इनके आने का क्रम क्या है। तो देखिए आने का क्रम, अगर मैं आने का क्रम, तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। यही इसका आंसर होगा। पुर्तगालियों के बाद फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसिस। लेकिन जाने के क्रम की बात करते हैं तो 1759 में एक विद्रा का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। डच यहां से चले गए। अंग्रेज 47 में गए, पुर्तगाली 1954 और वो फ्रांसिस पुर्तगाली 1961। अब इनकी जो इन्होंने अपने कार्यालय वगैरह जो अपने कंपनी स्थापित की, पुर्तगालियों ने की थी 1498 में, डचों ने की थी 1602 में, इन्होंने की थी 1664 में और अंग्रेजों ने की थी 1600। वैसे 1492 है। आपने नाम सुना होगा, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उसने एक व्यापारिक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का नाम भी पूछता है कई बार, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। आपने नाम सुना होगा। तो अब देखिए दूसरे का आंसर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेकर चलते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, है ना, यानी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? यहां पर 4 स्टेट आपको दिए गए हैं, 4 स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो सकता है? 3 का आंसर, पूजा जोशी भी जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल साइंस वाली हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत ही प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से आंसर दें, सीरियस लेंगे इसे। शीला राणा, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहता है शीला बहन का। जम्मू कश्मीर आंसर दे रही हैं ये, और जम्मू कश्मीर ही तीसरे का आंसर है। सलीम अली, है ना, ये पशु पक्षी प्रेमी रहे हैं, इनके सम्मान में नेशनल पार्क बनाया गया जम्मू कश्मीर में। आज संसार का सर्वाधिक नागरिकर देश कौन सा है? बेटे यहां पर नगरीकर से पूछा जा रहा है। नगरीकर को का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर डेंसिटी यानी हाई डेंसिटी यानी डेंसिटी का मतलब जनसंख्या घनत्व। तो मैं बताना चाहूंगा, ये जो सिंगापुर है, सिंगापुर की डेंसिटी 100% है, 100%। ठीक, यहां की डेंसिटी जो देख रहे हैं, यानी अर्बन एरिया कितना है, डेंसिटी, नगरीकृत यानी अर्बन कितना है, डेंसिटी नहीं आएगा, सॉरी,
तो अर्बन कितना है, ये डेंसिटी वर्ड यहां पर गलत हो गया, माफी चाहता हूं। तो सिंगापुर 100% है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भारत में महाराष्ट्र में है और सर्वाधिक नगर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सर्वाधिक जो नगरीकृत है स्टेट यानी अर्बेनाइजेशन, तो वो गोवा है, गोवा। और भारत में अर्बेनाइजेशन जो एट प्रेजेंट है वो 31.8% है। आप देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात ट्रांसपोर्ट को देखने के लिए आप किस प्रकार के मिरर का उपयोग करते हैं। तो यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं। साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं प्लीज कोऑपरेट करिए, क्वेश्चन का आंसर देने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रियंका क्वेश्चन नंबर डालते रहेंगे, बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन है ये। देखिए जब हम किसी छोटी चीज को देखना चाहते हैं जो स्पष्ट नहीं दिखाई देती, छोटी चीज, तो जिससे बड़ी दिखाई दे, तो हम अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। जैसे नाक कान और गले का जो डॉक्टर होता है वो इसका प्रयोग करता है। और अगर हम देखते हैं कि जो कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो एक साइड मिरर होता है। तो साइड मिरर का मतलब बहुत दूर का एक छोटे से एरिया में देखना, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसका आता है उत्तल दर्पण। तो अवतल जो होता है, अवतल कॉनकेव, उसका मतलब छोटी चीज जब बड़ी दिखाई देती है और बड़ी चीज को छोटा देखना है, बड़े का एरिया कवर करना है, तो बड़ा। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आंसर इसका ये है। तो जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स कार में जो लगा होता है। यानी जैसे हम देखते हैं मिरर में, मुझे अपनी बॉडी को देखना है तो अपने से आधे, अपने से जो आधी हाइट का मिरर होगा मैं अपने को देख पाऊंगा। लेकिन मिरर जो ड्राइवर का साइड मिरर है उसमें ये होता है जिससे दूर तक का दिखाई दे। देखिए कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित किया गया, कुमाऊं के अंदर गोरखा शासन कब स्थापित किया गया, यहां पर ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित किया गया। तो कुमाऊं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बहुत 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर आपको बताना है। देखिए कुमायूं में, हाँ मेरा सब्जेक्ट ये नहीं, हाँ चलो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कुमाऊं, यहां चंदों का शासन होता था, चंदों का शासन, और महेंद्र चंद के समय गोरखों ने आक्रमण किया और 1790 में यहां पर कुमाऊं के अंदर 1790 में गोरखा राज्य स्थापित हुआ। 1803 की बात करते हैं तो जो गढ़वाल है, गढ़वाल खड़वड़ा के युद्ध में गोरखों की जीत हुई, यहां गढ़वाल में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, नंद राजा तीर्थ यात्रा में कासवा से हेमकुंड की दूरी तय की जाती है, तो वो कितने किलोमीटर है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं, तो आप प्लीज बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, सोनी जोशी, काव्या बिष्ट, मीना परगई, शीला, प्रियंका बंजोला। तो देखिए ये है 280 किलोमीटर की यात्रा होती है। अब ये जो टेरी गढ़वाल है वहां एक ढांडक मूवमेंट चलाया गया था, तो ढांडक जो आंदोलन था उसका संबंध किससे था। इसमें जितने क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो आप ढांडक आंदोलन कृषकों से बता रहे हैं, कृषक से, सबका आंसर कृषक आ रहा है, ए हो सकता है। चलो भाई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मिस्टेक हो सकती है। ढांडक आंदोलन, कृषक भी हो सकता है और मजदूर भी इसका आंसर हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है। लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा और मैंने ये डाल दिया। लोग तो बड़ा प्रेशर बना रहे हैं, प्रियंका मंजोरा ए, मेरी बात मानो। लेकिन प्रियंका बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, लेकिन गलती भी हो सकती है, इसको हम एक बार देख लेंगे, देख लेना एक बार। आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है मजदूरी से संबंधित मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी एक देख लेना, गलती हो जाएगी कल स्पष्टीकरण दे दूंगा। इन दोनों में से एक बार देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए अधिक उत्तरदायी? यानी वायुमंडल जो आप देख रहे हैं, वायुमंडल है ना, तो उसमें देखिए आपने देखा होगा ट्रोपोस्फीयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होती है ना, फिर मेसोस्फीयर होती है, फिर आइनोस्फीयर होती है, फिर एक्सोस्फीयर होती है। तो आपने एक नाम सुना होगा ओजोन परत। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है, इसमें ओजोन परत होती है, तो वो डैमेज होती है सीएफसी के कारण। सीएफसी, वो हाँ, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक, ओजोन गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, इससे हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो रही है फॉकलैंड द्वीप के आसपास। और बेसिकली जो एसी और फ्रिज होते हैं उसमें, है ना, उसमें पाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यहां पर जो नाम दिए गए हैं नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए नाम हैं। पहला नाम सिस्टर नवोदिता का है। सिस्टर नवोदिता का नाम सुना होगा, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु भी मान लिया, समझिए। तो 10 का आप डी कह रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है 10 का आंसर डी नहीं है, सिस्टर नवोदिता इसका आंसर है, ए इसका आंसर है, ये ध्यान रखना है, ए। चलो अब सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये किसने लिखी है? और मैं आपको बताना चाहूंगा 1934 में लिखी थी, और ये लिखी थी एक एम विश्वेश्वरैया, नाम आता है एम विश्वेश्वरैया, जो एक इंजीनियर भी रहे हैं, एक साइंटिस्ट भी रहे हैं, एक इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, और जो विश्वकर्मा दिवस इन्हीं के रेस्पेक्ट में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन औषधीय फसल है? औषधीय यानी कौन सी क्रॉप ऐसी है जो ड्रग्स का काम करती है? एक शुगर केन है, धरत कुमारी को हम एलोवेरा बोलते हैं, एलोवेरा। ये कॉटन है, महुआ को देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें ड्रग्स के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं कि जो शुगर के पेशेंट हैं उन्हें एलोवेरा रिकमेंड किया जाता है, यानी धरत कुमारी। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए जो रिजर्व सीट हैं वो कितनी है? लोकसभा में एससी के लिए जो रिजर्व सीटों की संख्या है वो कितनी है? पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, और वैसे देखा जाए तो स्क्रीनिंग में जो पॉलिटी आती है उसका क्वेश्चन है। और जब मैंने पॉलिटी आपके साथ डिस्कस किया था, आप वहां भी देख सकते हैं। अभी तक कोई रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है, मैं आपको इसको बता देता हूं। जो हमारी लोकसभा है इसमें एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं, रिजर्व एसटी के लिए 47 है, और एक 106 अमेंडमेंट हुआ है अभी, नारी शक्ति वंदन एक्ट लाया गया, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है यहां पर? 84। देखिए स्पोर्ट का क्वेश्चन है, लिब्रो किस खेल से संबंधित है? लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रो किस खेल से संबंधित है? लिब्रो 14 का डी कह रहे हैं वालीबाल, बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। बस इसी तरीके का परफॉर्मेंस बनाए रखिए। किसी लड़ाई को जीतना है, जंग को जीतने के लिए हौसले की आवश्यकता होती है। अगर हौसला नहीं है तो वेपन्स कैसे चलाएंगे? और मैं समझता हूं कि आप बहादुर बच्चे हैं, ठीक। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। पदेन का मतलब होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर, इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये जो राष्ट्रीय मानव आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, वैसे इसका यानी एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 1993 में पार्लियामेंट में इसका गठन किया गया, और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम नाम से, और 2006 में इसे मानवाधिकार आयोग नाम दिया गया। तो देखिए
इसके पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात हो रही है यहां पर। तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस। सदस्यों में 4 होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस, चीफ जस्टिस अध्यक्ष होंगे, सदस्यों में एक रिटायर जस्टिस, एक हाई कोर्ट के जस्टिस, रिटायर जस्टिस और 2 ऐसे जिन्हें मानवाधिकारों का ज्ञान हो। इसमें 4-5 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। 4-5 कौन कौन से होते हैं? इसमें एक एससी आयोग के अध्यक्ष होते हैं, एक एसटी आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वुमेन कमीशन के होते हैं और वुमेन कमीशन, और इसके साथ साथ एक होते हैं माइनॉरिटीज कमीशन। तो बी जो है 20 का आंसर होगा, यह ध्यान रखना। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व, इसका मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जो आर्कियोलॉजिकल होता है, खुदाई करते हैं, उसके फाउंडर कौन कौन माने जाते हैं? तो उसके फाउंडर सब ब्रिटिशर्स के नाम हैं। मैं इंडिकेट कर देता हूं कि 1871 से लेकर के 1885 तक वो रहे हैं और उनका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? राम मोहन राय, देखिए इन्हें पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। मल्टी लैंग्वेज इनको आती थी, समझ गए। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं। राइट आंसर आ रहा है। इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार निकाला, फारसी भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन पुस्तक लिखी, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी लिखी, इंग्लिश में प्रिंसिप्ट ऑफ जीसस लिखी, इंग्लिश में ब्रह्मनिकल मैगजीन लिखी। तो देखिए यहां पर एक नाम अकबर सेकंड आ रहा है। इससे पहले शाह आलम सेकंड एक बादशाह होते थे। उन्होंने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था, लेकिन हार हुई। अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाया गया। परिणाम स्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब उसका बाद कौन आए हैं? अकबर सेकंड। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले पहले मुगल बादशाह थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शिकायत ब्रिटेन में करना चाहते थे, और ब्रिटेन में बात वही कर सकता है जो इंग्लिश जानता हो, जेंटलमैन। तो इन्होंने क्या काम किया? राजा राम मोहन राय, इन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया और ब्रिटेन भेजा। ब्रिटेन जाने वाले उस समय ये पहले व्यक्ति थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में पहले व्यक्ति थे। लेकिन 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में राजा साहब की मृत्यु हो गई, तो इनकी समाधि भी ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी थी। स्लेव यानी गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। तो यहां पर आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया? तो तुगलक सबसे लंबे समय शासन किया इसने, सबसे लंबे। खिलजी ने सबसे कम समय शासन किया था, कम समय, यानी 1290 से लेकर के 1316 तक इसने शासन किया। 20 तक, 1320 तक शासन किया, 30 साल। क्योंकि 1316 में तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद मुबारक खिलजी आया, है ना, और फिर खुसरो खां भी आया था। तो ये आंसर खिलजी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हुए, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? बताइए। यहां 4 नाम दिए गए हैं। बताइए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन आप लोगों का है, लेकिन बच्चे देख रहा हूं कितने एडमिशन इस बैच में हैं, बहुत कम लोग इसमें जुड़ते हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है। कुछ लोग तो तैयारी जब करते हैं जब प्रवेश पत्र आ जाता है। कुछ लोगों को जरूरत नहीं है, वो आखिरी 1 नाइट 1 फाइट, 1 फाइट 1 नाइट और एग्जाम के साथ फाइट, और एग्जाम कहते हैं क्वालिफाई। इंटरेस्ट रखिए, जुड़िए जुड़िए। मैं तो बहुत ज्यादा यहां बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिए, अभी तक जितने आंसर आए हैं 1-2 को छोड़ के सभी के गलत हैं। आपका कॉन्फिडेंस बरकरार बना रहे, आपका हौसला बना रहे। ठीक, तो इसका जो आंसर आ रहा है 20 का आंसर है।
अबुल कलाम आजाद हैं, वो अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखना, अबुल कलाम आजाद मात्र 35 ईयर ओल्ड थे तब ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे लंबे समय तक भी शायद श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि जब क्विक इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय कोई सम्मेलन नहीं हुआ, यही अध्यक्ष थे। नियमित रूप से वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? सेंसस की बात हो रही है। देखिए, भारत के अंदर पहली सेंसस 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई थी, लॉर्ड मेयो ने, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई, वो बिल्कुल इनकम्प्लीट रही। तो 1881 में जो लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन, इन्होंने विधिवत रूप से जनगणना कराई और 2011 तक ये विधिवत रूप से कंटिन्यू प्रत्येक 10वें वर्ष होती रही, लेकिन 11 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई। किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? स्टूडेंट्स देखिए, राज्यों के संदर्भ में लोकायुक्त वर्ड प्रयोग किया जाता है और अगर केंद्र की बात आती है तो वहां लोकपाल की बात आती है। तो 1809 में लोकपाल को अपॉइंट करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री स्वीडन था। 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष होते थे और उनका नाम था हरिश्चंद्र माथुर। उन्होंने रिकमेंड किया और 1968 में पहला लोकपाल बिल भारत के अंदर लाया गया। 8 बार लाया गया लेकिन सफल नहीं हुआ। 2013 में कांग्रेस सरकार के समय लोकपाल की नियुक्ति की गई। इसी प्रकार राज्यों में लोकायुक्त होता है और राज्य में लोकायुक्त, सभी के आंसर में देख रहा हूं एबी आ रहे हैं, एबी। तो यहां पर ध्यान देखिए, उड़ीसा, अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा भारत का पहला स्टेट है जहां 1970 में उसने लोकायुक्त बिल पारित किया। लेकिन महाराष्ट्र, अगर अपॉइंट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र 1971 में इसने अपॉइंट कर दिया, लोकायुक्त को नियुक्त किया। फिर अगर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान तो 1973 में राजस्थान में अपॉइंट किया गया। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है, सबको पता है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। पंचायत का चुनाव कब? तो यहां पर एज यहां पर दी गई है, तो एज उसकी क्या होनी चाहिए? 18, 21, 25 एंड 30, क्या उसकी एज होनी चाहिए? हाँ, राहुल रूहानी बिस्ट, रूहानी 23 का सी कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ। तो आप जानते हैं उसके द्वारा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की स्थापना हुई। ये जो आईबीआरडी बनाया गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ कंट्री की बिल्कुल जर्जर हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी, तो रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, उनका पुनर्निर्माण हो जाए इस उद्देश्य से। तो 1 और 2 और आंसर आ रहा है 1। आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, यहां पर माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है? क्वेश्चन नंबर 25। बढ़ते रहिए, 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है। 25 का ए रूहानी बिस्ट बिल्कुल ठीक कह रही है। ज्यामिति, इसको हम जियोमेट्री भी कहते हैं, जियोमेट्री। इसमें क्या होता है? देखिए, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ये क्या कहता है? ये कहता है यदि मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं, पॉपुलेशन, और हम वहीं प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन, मान लीजिए 2 आदमी हैं और इन्हें 2 क्विंटल अनाज की जरूरत है, पूर्ति हो रही है। आदमी 2 से क्या होंगे? 4, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन 2 से 3 आएगा, ये 4 से 8 होंगे, ये 3 से 4 होंगे, 8 से 16 होंगे आदमी, ये 5, ये 32 होंगे, और ये क्या होंगे? 6। बढ़े दोनों, लेकिन ज्योमेट्री तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, एक स्थिति ऐसी आएगी कि खाद्यान्न की समस्या हमारे सामने आ जाएगी। इसकी पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे? हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे, और नेचर डिस्टर्ब होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। खेत चाहिए, पहाड़ों को काटेंगे, रास्ते बनाएंगे। कुछ समय के लिए पूर्ति हुई लेकिन फिर समस्या हुई, तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएंगे, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, जहरीले पदार्थ मिलने लगेंगे,
जहरीले पदार्थ मिलेंगे तो बीमारियां फैलेंगी, है ना। तो ये कहता कि इस तरीके से बढ़ रही है। देखिए, निम्नलिखित विकल्प राजा और उनकी राजधानी यहां पर दी गई है में से सही हमें चुनना है। स्टूडेंट्स देखिए, उत्तराखंड मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड की हिस्ट्री पीसीएस मेंस में मैं लेता हूं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल होती है, वो फैक्चुअल नहीं होती। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए बवाल करने की जरूरत नहीं है। कई बार मैं यूट्यूब पे देखता हूं, मुझे आश्चर्य इस चीज का होता है कि अगर 100 क्वेश्चन में 49 सही करा दिए, कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन भूल से मिस्टेक हो गई, इतने गंदे गंदे मैसेज, मतलब उसी क्वेश्चन को देखा उन्होंने और कुछ नहीं देखा। तो कुछ लोग निगेटिविटी देखते हैं और तमाम उम्र निगेटिव रह जाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिविटी देखते हैं। आप बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं जिसकी जो बात, हर आदमी में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। आपको अच्छा बनना है तो उसके निगेटिविटी को छोड़ दीजिए, जो पॉजिटिविटी अच्छा पॉइंट है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर सबकी कमियां ढूंढते रहोगे तो हम अपनी कमी ढूंढनी भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना है, इंसान गलतियों का घर होता है। चलो देखिए, आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग कनकपाल देवलगढ़, मानसाह चांदपुर गढ़, लेकिन आप कनकपाल। अच्छा एक बात बताइए, मेरा तो विषय नहीं है, चलो आपकी अलग अलग राय आ रही है। ये जो सोमचंद था, इलाहाबाद की झूसी से घूमने के लिए आया, इसका यहां विवाह कर दिया गया और दहेज में क्या मिला था इसे? कुछ तराई बेल्ट दी गई थी और राजबुंगा का किला दिया गया था। और राजबुंगा का किला कहां है? चंपावत में है, और चंपावत इसने राजधानी बनाई। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसका आंसर ए होना चाहिए। पता नहीं क्यों लग रहा है ए आंसर होना चाहिए। आप देख लीजिए, मैडम ने आपको कराया होगा या कल पूछ लीजिए। गढ़वाल सर्वदलित परिषद 1928 में बनाई गई थी, और इस परिषद को किसने बनाई थी? इस परिषद को बनाने का उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड के अंदर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा थी, है ना। उसके समाधान के लिए उत्तराखंड के अंदर लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा, और इसका आंसर सी है। क्या? जयानंद भारती, आपने नाम भी सुना होगा इनका। आगे बढ़ते हैं। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख, भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहते हैं, उसका कौन सा एडिक्ट है? देखिए, देशनगर का गरुड़ स्तंभ, ये इसका आंसर है। एक दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आईएएस में 2 बार मेरे से गलत हुआ है। क्वेश्चन को घुमा के पूछता था, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल होता था। कल से हिस्ट्री का भी बैच ऑनलाइन शुरू हो रहा है, अगर कोई बच्चा होगा तो देख लीजिए। तो आपने सुंगवन सुना होगा, मौर्यों के जस्ट बाद सुंग आता है। तो सुंगों के 9वें शासक भागभद्र के शासन के 14वें वर्ष हिंद यवन शासक एंटियालकिड्स फर्स्ट ने अपने हेलियोडोरस को अपना दूत बनाकर भेजा, है ना। वो विदिशा में आया, विदिशा सुंगों की राजधानी होती थी, और वहां उसने गरुड़ ध्वज की स्थापना की। इसकी जानकारी हमें बेशनगर अभिलेख देता है। किस शासक ने भेजा? एंटियालकिड्स फर्स्ट ने। किसको भेजा? हेलियोडोरस को। हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो किस यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो बच्चों, आप जानते हैं जो मिलिंद पन्नो है बौद्ध ग्रंथ है, और इसके राइटर नागसेन है। नागसेन एक बौद्ध विद्वान हुए हैं, नागसेन, उन्होंने मिलिंद पन्नो लिखी। एक्चुअली में एक यहां पर शासक था जिसका नाम मेनांडर था, वो अपने धर्म की तारीफ कर रहा था। मेनांडर, नागसेन अपनी, दोनों में धार्मिक शास्त्रार्थ हुआ और मेनांडर की हार हुई। मेनांडर नागसेन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया।
इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? क्योंकि मेनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र परिवर्तन शब्द लिखा है, यानी बुद्ध का जो प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, यानी धर्म रूपी पहिए का चलना। ठीक है, तो मेनांडर है। और मेनांडर का एक अन्य नाम और भी रख दिया गया, इसके बारे में लिखा गया है, इसे मिलिंद भी कहते हैं, मिलिंद भी कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर है? उत्तराखंड के एक दो क्वेश्चन है, फिर करंट अफेयर शुरू होगा। तो इसका आंसर अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा भ्यूंडार गाड़, ये सी आंसर है। अब बच्चों, आप जानते हैं 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक युद्ध चल रहा था। अभी हाल में, हाँ, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो युद्ध विराम हुआ, उसमें मध्यस्थता किसने की है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और आजकल हम देखते हैं, मैं ऑफलाइन क्लास में भी देखता हूं कि स्टूडेंट करंट अफेयर में लैग करते हैं, तो मेरे हर पेपर में करंट अफेयर रहता है। अमेरिका और फ्रांस, राकेश प्रसाद जी का आंसर आ रहा है। रूहानी बिस्ट बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, अमेरिका और फ्रांस इसका आंसर है। अब देखिए, इंडियन पॉलिटी का एक क्वेश्चन यहां पर डाला गया है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो बना था, इसने पहला इलेक्शन 1952 में कराया। तो इलेक्शन कमीशन 1989 तक सिंगल बॉडी था, लेकिन 1989 में 1+2 यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर बनाए गए। 1990 में इसे फिर सिंगल किया गया और 1993 में फिर 1+2 कर दिया गया, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर हैं। तो इनका कार्यकाल पूछा है यहां पर 32 का, आप डी कह रहे हैं, और डी। काव्या बिशी, चलो राजपाल जी भी जुड़ चुके हैं। देखिए, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6/62 है और अदर का 6/62 है। ये 65, ये 62, समझ गए ना? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यदि हटाना होता है तो इस पर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट लगता है, और यदि अदर को हटाना होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट पद से हटा देते हैं। आगे, अभी हाल में कराईकाल व महाबलीपुरम के बीच जो चक्रवात यानी साइक्लोन आया है, उसका नाम क्या है? अभी आया है 2-3 दिन पहले। 32 का डी, अच्छा 33 का आंसर आप बताएंगे, और इसका नाम फिंगल है, फिंगल। 33 का नाम गैरा नहीं है, वो तो मेरे मन में जो आता है मैं कुछ भी लिखवा देता हूं, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है फिंगल, फिंगल। चलो, फिंगल नाम है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर एबीडी, एबीडी यानी एशियाई, ओ एबीडी गलत लिख दिया, एडीबी, एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अभी। एडीबी बैंक, एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका काम जो एशियाई कंट्रीज हैं और प्रशांत महासागर से लगे जो कंट्रीज हैं उनको आर्थिक सहायता देना, और इसका नाम है मसातो कांडा, ये आंसर है। फिर देखते हैं 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? म्यूर पुरस्कार भी फिल्म से संबंधित होता है, तो इसका आंसर आपको बताना है। हाँ, चलो आंसर बताइए। देखिए, आपको टाइम मिल जाता है, आजकल तकनीक बहुत आगे बढ़ रही है, तो बच्चे क्लास में नोट नहीं करते, फोटो खींचते हैं, है ना? और ये जानते हैं कि शॉर्टकट रोड ऑलवेज इंजीरियस टू मैन हेल्थ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नेट से देख के आंसर दे रहे हो? ऐसी गलती नहीं करनी। टॉक्सिस है इसका आंसर, ठीक दे रहे हैं, ठीक। प्लीज आगे की ओर बढ़ते हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 45 क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड फोर 2024 में भारत का क्या विषय था? विद्या माता की तुम्हें कसम है, अगर किसी ने नेट का प्रयोग किया है, मुझे धोखा मत देना, अपने आप को दे रहे हो अगर ऐसा होगा। प्लीज प्रियंका, आप सही बात कह रही हैं, क्योंकि आप ऑनेस्ट पर्सन हैं। जैसे एक शांति पुरस्कार दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया जाता है,
तो इसी तरीके से ईमानदारी के संदर्भ में संसद में एक बिल लाया जाएगा कि ईमानदारी का पुरस्कार किसको दिया जाए, तो बहन प्रियंका बुंजोला का नाम रिकमेंड करेंगे। बहुत ही, देखिए सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन इसका आंसर जो है सी इसका आंसर है। सभी के आंसर जो आए हैं, अभी तक कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं था। 2047 तक भारत को डेवलप करना है। नेटवर्क साइंडेयन एनआरआई, देख लेना क्या लिखा है। में भारत की जो रैंक है वो 49 रैंक है। आप जान रहे होंगे कि इंडेक्स जो आ रही है आजकल, उसमें उत्तराखंड क्वेश्चन पूछ रहा है। चंद्रयान को भारत ने किस देश, चंद्रयान 4 है, 4 अधूरा रह गया, 4 को भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है। अब इसके बाद पेडागोजी के क्वेश्चन चलेंगे। तो यहां 4 कंट्रीज नाम दिए गए हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? जापान। जापान इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 39, रसिया नहीं है, जापान उसका आंसर है। अब देखिए आप देख लीजिए एक बार 39 का आंसर देखिए क्या होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना। 39 का आंसर ए आप कह रहे हैं, और ए बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, 1985 में। अब फिर आगे की ओर, किसने कहा था भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है? तो क्या आंसर हो सकता है? बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? सी, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, बस ऐसा ही प्रदर्शन एग्जाम के दिन करना, बहुत अच्छा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान कहां है? नई दिल्ली है, सबको पता है। आगे की ओर बढ़ता हूं। तो देखिए आगे की ओर बढ़ते हुए यहां रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहां दिया है 1 के बाद 2, फिर 2, फिर 4 और फिर 8। तो यहां क्या आएगा आप देखिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूं। NOA, PQRB और RSC, यहां क्या आएगा? स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्या, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया है। ये यहां पर ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। आपको बहुत बार मैं बता भी चुका हूं, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, 42 का आंसर आप सी नहीं है, डी है। तो आपको अल्फाबेट्स किस तरीके से याद किए जाते हैं वो मैं बता चुका था। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने आए, इनके नंबर लिखने हैं। अब इनके नंबर मैं अदर पेन यूज करूंगा। यहां पर N 14 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये B 2 पे आता है, ये 18 आता है, ये 19 आता है और ये 3। यानी प्लस यहां पर क्या हो रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 2 में क्या आएगा 20, 15 में प्लस 2 17, फिर 19, अब क्या आएगा 21। यहां 1 है, फिर 2 है, 3 है, यहां क्या आएगा 4। 20 पे क्या आता है T, यहां पर क्या आता है U एंड D, TUD, और TUD क्या आ रहा है A। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने थे। फिर यहां पर एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट अप एंड 2 फीट डाउन आता है? तो नंबर ऑफ जंप बताने हैं। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था। तो यहां पर देखिए 1 सेकंड में 3 फीट जाता है और 2 फीट फिसल जाता है। तो देखिए 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, लेकिन 2 उतर रहा है, तो रिजल्ट 1। दूसरी सेकंड में कितना जाएगा, 1 फीट जा चुका है, 3 जा रहा है और 2 उतर रहा है। 1 + 3 4 - 2 = 2। अब 3 में कितना हो रहा है, 2 जा चुका है, 3 जा रहा है और 2 उतर रहा है, तो 3 में 3। इसी तरीके से जाएगा। अब कितना चढ़ना है उसे, 60 फीट। तो इसका मतलब 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, ऐसे होते होते मैंने कहा
56 ले लेता हूं, 56 में 56, अब 57 भी फिट लगा रहा है, 56 जा चुका है और 3 जा रहा है और 2 उतर रहा है, तो 57 में 57, अब वो 58वीं छलांग लगाएगा, 57 जा चुका है प्लस 3 इक्वल टू 60, 58वीं 58वां जंप लगाएगा तो 57 ऑलरेडी जा चुका था, 3 जा रहा है, प्लस करेंगे 60, तो 60, हाँ, अरे ए आंसर नहीं आएगा भाई साहब, ये आंसर आएगा 58। यहां मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, आप सभी लोग कह रहे हैं ए। अब बताइए, अगर ए ही होता तो सब लोग कर लेते, थोड़ा सा लॉजिक देखिए, मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, है ना। हाँ प्लीज आगे देखिए, यहां पर बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल बेबी क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप लोग सभी सही देंगे, है ना। सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़े हैं, सैकड़ों की तादाद में जुड़े हैं और लाखों की तादाद में इंतजार भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या हो सकता है। 50 छात्रों की कक्षा में 18 ने संगीत लिया है और 26 ने कला, और 2 ने कला और संगीत दोनों लिए हैं, तो कक्षा में कितने छात्रों ऐसे हैं जिन्होंने न संगीत लिया है न कला लिया है। मैथमेटिक्स के भी बहुत स्टूडेंट बैठे होंगे यहां पर, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या आंसर हो सकता है। चलो इधर देखो स्टूडेंट्स, 50 छात्र हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, लो देखो, अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो वे कितने हैं 50, इसमें 18 ऐसे हैं जिन्होंने संगीत लिया है, 18 ऐसे हैं जिन्होंने संगीत लिया है, संगीत, ठीक। फिर वो कह रहा है कि 26 ऐसे हैं जिसने कला ली है, 26, 2 ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लिए हैं तो कितने ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो 2 है ना, ध्यान रखना है, ये 2 इसमें भी शामिल हैं और इसमें भी शामिल हैं, ये 2 इसमें भी शामिल हैं और 2 इसमें भी शामिल हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 18 प्लस 26 माइनस 2, या तो ऐसे कर लीजिए, एक बार में कर लीजिए -2, या ऐसे कर लीजिए, 2 इसमें से घटाओ, 2 इसमें से घटाओ और इन 2 को जोड़ दो, तो बात एक ही होगी। तो इन दोनों को मैं करता हूं, तो इसको -42 है ये, और स्टूडेंट 50 है, -42 इक्वल टू 8, इसका आंसर है। तो ये पेपर यहां पर कंप्लीट होता है, शाम को इसको फिर देख सकते हैं। राजपाल जी, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।